Hello dear student, I am Shalini and welcome to my YouTube channel Study with Shalini Classes। तो स्टूडेंट हम स्टडी कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में और उसके टाइप्स। तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे और भी रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ओके, तो होता क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं, वे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ आया? मतलब वे प्रोनाउन जो काम का, मतलब उनका जो इफेक्ट है उनके वर्क का, तो वो किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर, और किसी पर नहीं पड़ता है, वे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ शब्द आते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ कार ऑन माई बर्थडे। तो इसका जो इफेक्ट है किस पर पड़ रहा है? किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं। तो ये कह रहा है कि आई गिफ्टेड माई सेल्फ, मैंने खुद को गिफ्ट किया। अ कार ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पे मैंने खुद को एक कार गिफ्ट की। तो ये इसका जो इफेक्ट है, इसके कार्य का जो इफेक्ट है किस पर पड़ रहा है? ये सब्जेक्ट पर पड़ रहा है ना। तो वही क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, सॉरी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे सोनम हर्ट हर सेल्फ व्हेन शी वाज कटिंग फ्रूट्स। कह रहे हैं कि सोनम हर्ट हिम हर सेल्फ, सोनम ने स्वयं को हर्ट किया। तो जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, तो ये प्रोनाउन किस पर दर्शा रहा है? सोनम पर दर्शा रहा है ना। मतलब इसके काम का प्रभाव किस पर पड़ा? सोनम पर, क्योंकि उसने अपनी व्हेन शी वाज कटिंग फ्रूट्स, जब वो फल काट रही थी तो उसने स्वयं को हर्ट किया। तो इस सोनम ने, इसका जो कार्य का प्रभाव है ये सोनम पर पड़ रहा है। तो ये हमारा जो हर सेल्फ है क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब एम्फेटिक प्रोनाउन नेक्स्ट है। जिन प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए की होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत भी कौन कौन से वर्ड आते हैं? यही आते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो इसमें एक चीज होती है, जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद उस वर्ड को यूज किया जाता है, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज नहीं होता है, या तो वर्ब के बाद यूज होता है या तो लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें यही डिफरेंस है। इसमें ज्यादा जोर, हम किसी चीज को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, उस पर ज्यादा जोर डालते हैं, तो वो क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे ही हिमसेल्फ फिल द फॉर्म, उसने स्वयं ही फॉर्म को फिल किया या भरा। यू योरसेल्फ शुड गो देयर, तुम्हें खुद गो देयर, वहां जाना चाहिए। तो ये जोर डाल रहे हैं कि तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए, तुम्हें स्वयं वहां जाना चाहिए। ही हिमसेल्फ, उसे स्वयं फॉर्म फिल कर, ही हिमसेल्फ फिल द फॉर्म, उसने स्वयं फॉर्म फिल किया। तो जब किसी चीज पर जोर डालने के लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, नोट में है रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस स्ट्रक्चरली एक ही होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर से सेम ही होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ भी अवर सेल्फ, इधर भी आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड सेम रहते हैं, परंतु भाव के अनुसार उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। भाव के अनुसार मतलब जैसे उसमें इमोशन होंगे उसी के हिसाब से हम यूज करते हैं। इसमें जैसे एम्फेटिक में ज्यादा जोर डालने के लिए हम इनका यूज करते हैं, और रिफ्लेक्सिव में जब काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाना रहता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ओके स्टूडेंट, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल क्या होता है? जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तथा दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अंतर्गत जैसे ईच हो गया, अदर हो गया, दो प्रोनाउन मिलकर बन रहे हैं। वन एंड अदर, ये भी दो प्रोनाउन मिलकर बन रहे हैं। ठीक, तो ये परस्पर, और एक चीज और है, ईच अदर का प्रयोग हम दो लोगों के लिए करते हैं और वन एंड अदर का प्रयोग हम
बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं। तो समझ आया, जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तो दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी लव्ड वन अनदर, हम सभी, वी हेल्प्ड वन अनदर, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें दो व्यक्ति हैं, इसमें हम सभी की बात कर रहा है, ठीक। वी हेल्प्ड वन अनदर, हम सभी को मदद करनी चाहिए, नहीं हम सब मदद, हम वी हेल्प्ड वन अनदर, एक दूसरे की मदद किया, हम एक दूसरे की मदद किए हैं। ईच अदर, वी हेल्प्ड वन अनदर, हमने एक दूसरे की मदद की, ठीक। इसका ये मतलब है हमने एक दूसरे की मदद की। तो क्या हो गया? ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए। देखिए यहाँ पे राम और श्याम दो व्यक्ति है ना, उनके लिए हमने किसका प्रयोग किया? ईच अदर का। तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे वी हेल्प वन अनदर, दो से अधिक व्यक्ति है ना, तो हमने किसका प्रयोग किया? वन अनदर का। तो समझ में आया? इसमें खाली ये चीज आप याद रखिए कि ईच अदर का प्रयोग, अगर ये प्रोनाउंस आते हैं तो ईच अदर का प्रयोग, इसमें यही एरर आता है, दो व्यक्ति रहते हैं लेकिन हम वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग वो लोग करके दिखा देते हैं, पर वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ईच अदर का प्रयोग दो पर्सन के लिए करते हैं और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक पर्सन के लिए करते हैं। इन्हीं में एरर आता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, कभी कभी वर्ड का प्रयोग प्रश्न पूछने के स्थान पर विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो उस समय एक्सक्लेमेटरी, वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक। जैसे व्हाट, ही इज अ क्रिमिनल, तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, इससे समझ आ जाता है कि ये क्या हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट, ही डिड नॉट गो देयर, इस प्रकार के वाक्यों में केवल व्हाट का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होंगे उनमें किसका प्रयोग किया जाएगा? खाली व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या या अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हो, क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब उनमें जैसे कोई क्वांटिटी दी रहेगी, वो निश्चित नहीं होगी, और उसका जो परिमाण होगा वो भी निश्चित नहीं होगा, ठीक। तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन का। जैसे इसके अंतर्गत सम, ओनली, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन, अदर्स शब्द आते हैं। तो मतलब अगर कोई भी सेंटेंस दिया उसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो उसमें उसकी क्वांटिटी, क्या कह रहे हैं? अनिश्चित संख्या, मतलब उसकी क्वांटिटी की संख्या निश्चित नहीं होगी, ठीक। जैसे गिव में सम शुगर, तो यहाँ पे जो शुगर सम है ये क्या हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे सम शुगर कह रहा है तो उसकी क्या अनिश्चित संख्या है, मतलब निश्चित नहीं है। सम शुगर मीन्स उसमें हम निश्चित नहीं बता रहा है कि मुझे कितना चाहिए, एक किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए। उसने कहा मुझे सम शुगर दे दो, ठीक। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक फुटबॉल। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या नहीं पसंद? फुटबॉल नहीं पसंद। इसमें इसने नंबर नहीं बताया कितने स्टूडेंट को फुटबॉल नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इसने क्या यूज कर दिया? मेनी ऑफ। तो यहाँ पे जो मेनी है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इधर सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मच और लिटिल वस्तु की मात्रा तथा मेनी और फ्यू वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराते हैं। तो इसमें ये मच और लिटिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वांटिटी में, उसकी मात्रा बताने में, क्यों, ठीक है। और मेनी और फ्यू का प्रयोग संख्या बताने में, ठीक, नंबर बताने में, वस्तु और या व्यक्ति की, ठीक। तो सम, एनी, ऑल का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति की मात्रा एवं संख्या दोनों के लिए किया जाता है। मतलब ये जो 3 वर्ड है सम, एनी, ऑल, इनका प्रयोग दोनों के लिए किया जा सकता है। व्यक्ति या वस्तु की मात्रा या संख्या दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझ आ गए होंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमारे 10 थे।
फिनिश हो गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।